स्वागत। आज मैं आप लोग के समक्ष जनतंत्र में जन की पक्षधरता में खड़ी धूमिल की कविता की बात करूंगी। नामवर सिंह ने अपने भाई काशीनाथ सिंह को लिखा एक पत्र में लिखा है, धूमिल आने वाले कल के कवि। जैसे जैसे समय बीतेगा धूमिल आम आदमी की जुबान पर चढ़ के बोलती, ठीक वैसे ही जैसे आकाश में खेल जाता। आज नामवर सिंह की ये बात सच साबित हो गई। धूमिल आज सिर्फ आम आदमी की जुबान पर ही नहीं चढ़े, वे साहित्य और कविता को नई भाषा, मुहावरा और कहने का नया ढंग दे चुके। धूमिल अपने समय को धूमिल अपने विजन द्वारा समाज के रेसे रेसे का एक्सरे करते नजर आते हैं। आजादी के बाद भारतीयों ने जिस खोखली लोकतांत्रिक व्यवस्था का साक्षात्कार किया था, धूमिल निरंतर यथार्थ संदर्भों में उसे उद्घाटित करते हैं। आज मैं लड़ रहा हूँ कविता में कवि की चिंता स्पष्ट रूप में दिखता है। आज अंधेरा है और खून लगा हुआ है हाथों में। जिसे हमने हासिल किया वह पालने में नहीं, रक्त लगभग कराहों के बगल में। चारों ओर अंधेरा है और स्वार्थ के लिए लोग एक दूसरे का शोषण करने में लगे हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद हमारी उपलब्धि कुछ नहीं। कवि वर्ग भेद को देश की दुर्व्यवस्था का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। इस वर्ग में वे लोग हैं जो सामान्य जन के शोषण पर टिके हैं, जो व्यवस्था को अपने स्वार्थ के पक्ष करने की षड्यंत्र में लगे हैं। इस कविता में पेशेवर गुलाब जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। वस्तुतः यहाँ पेशेवर गुलाब सुविधाभोगी, पूंजीपति, राजनीतिक और उनके सहकारी लोग। निराला ने भी कुकुरमुत्ता में गुलाब को कैपिटलिस्ट कहा है। ऐसे विद्युत समय से परिवेश से कवि खेल रहे हैं और उससे निजात पाना चाहते हैं, मगर कभी आशा का दमन नहीं छोड़ते। उन्हें यकीन है कि हमें से कोई एक विद्रोह का बीड़ा उठाएगा। स्वयं कवि ही बीड़ा उठाने को तैयार है, जबकि व्यवस्था में अराजकता फैलती है, जनता उसे नकारती है। अंधेरे के बाद उजाला आता है, इसके लिए कवि आज लड़ रहा है। लोकतंत्र को अब शोषक तंत्र कहना ज्यादा उचित जान पड़ता है। आलोचक पल्लव ने लिखा है, अपने मूल आत्मा सहभागितापूर्ण, बहुलवादी और उदारवादी से एकदम विपरीत। ठुठुरते हुए हाथों की तालियों पर टिका हुआ यह तंत्र आज कंटीले तार, कंक्रीट की दीवार, स्टील की लाठियों एवं बिछाई गई कीलों में या यूं कहें कि तंत्र में तब्दील होता है। लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन जैसी परिभाषा हाथी के दांत साबित हुई। धूमिल के शब्दों में जनतंत्र की, हमारे देश की जनतंत्र की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम अपने आप में अभियुक्त और अभियोक्ता दोनों हैं। चुनावों ने हमारे चुनाव करने की उस बोध को ही भ्रमित कर दिया जिससे असल और नकल, अपराधी और अभियोक्ता के बीच कोई निर्णायक रेखा खींची जा सकती। दरअसल लोकतंत्र हो या कोई भी तंत्र, अपनी सत्ता कायम रखने के लिए प्रकारांतर से लोग का इस्तेमाल करते रहे। जनतंत्र की वर्तमान हालत का जीवंत तस्वीर खिस्सा जनतंत्र में देखी जा सकती है। खाने से पहले मुंह धोकर पेट भर पानी पीता है और लड़ जाता है। कुल रोटी 3, पहले उसे थाली खाती है, फिर रोटी खाता है, फिर वह रोटी खाता है। एक सामान्य परिवार के व्यक्ति का रोटी की जुगाड़ में जीवन मुझ जाता है। यहाँ तक कि पत्नी और परिवार के साथ प्रेम के 2 मीठे बोल बोलने की मोहलत नहीं होनी। जहाँ अभावग्रस्त जीवन में अभाव को पाटने में दिन रात बीतता है, वहाँ प्यार जैसे कोमल भाव का अभाव होना लाजमी है। खटर पटर ढड्ढा साइकिल लगभग भगाते हुए चेहरे के साथ दफ्तर जाने लगती है। सहसा चौरास्ते पर जली लाल बत्ती जल एक दर्द थोड़े से हृदय में डूब गया। ऐसी क्यों हड़बड़ी कि जल्दी में पत्नी को चुनना देखो फिर भूल गया। यह जनतंत्र की जीवन खिस्सा।
के लिए जिम्मेदार, वरना व्यवस्था में इतनी ताकत नहीं कि उसे बदला न जा सके। कवि समकालीन गुणभरे वातावरण में रोशनी की दृष्टि की उम्मीद रखते हैं, जहाँ रोशनी की दस्तक का अर्थ है नई चेतना और ज्ञान से। यह जिम्मेदारी समकालीन कवि का मानते हैं। कवि की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह जन जागरण की उस चेतना को आकार और दिशा दे, ताकि आम जन में सक्रिय भागीदारी की सामूहिक भाव पैदा हो सके। दस्तक कविता में कवि जोर देके कहता है, उजले केशों वाली रोशनी ने जब भी दस्तक दी है, दरवाजा खुलते हैं और मिलता है मस्तिष्क में एक भरा पूरा नगर, जहां बूढ़ी रोशनी के साथ हम भी हो जाते हैं। भले ही आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और हालांकि देश समृद्ध हुआ है, परंतु इसकी आबादी गरीब है, जो भूखमरी, बेरोजगारी, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। हमारे देश में लोकतंत्र की स्थिति ऐसी है कि इसमें जनता की भागीदारी नहीं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी गांव की आर्थिक स्थिति, सामाजिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इतना जरूर है कि विकास के नाम पर गांव आज बाजार का बहुत बड़ा उपभोक्ता हुआ है। खेवली कविता की प्रस्तुत पंक्ति इस स्थिति से रूबरू करवाती है, जहाँ न जंगल है न जनतंत्र, भाषा और गूंगेपन के बीच कोई दूरी नहीं। गांव के लोगों का हाल यह है कि ऐसी दोषपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष की अपेक्षा हताश, निराश होकर नियति का रोना होते हैं, भाग्य का लेखा मानकर गूंगेपन का शिकार। धूमिल गांव के कवि थे, जीवोपार्जन हेतु उन्हें शहरों की खाक छानना पड़ा। अतः उन्हें गांव और शहर दोनों का अनुभव था। उन्हें देश की भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष की आशा गांव से ही थी। उनकी कविता शहर को गांव की ओर झुकाने की कविता है। शहर के सोहलत भोगी, एकाकी हित चाहने वाली जनता से वो नाउम्मीद थी। लोगों की सुविधा के लिए बढ़िया सच्चाई है, यह महंगाई है जिसने बाजार को चमका दिया। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और खुश हैं। सुख सुविधा के एवज में व्यवस्था उन्हें पालतू बना डालती है, एक कुत्ते की भांति। शहर की सुविधा होगी जनता व्यवस्था के आगे नतमस्तक है, नतमस्तक और शहर की सुविधा होगी जनता का व्यवस्था के आगे नतमस्तक और पस्त होना सचमुच मजबूरी है, मगर जिंदा रहने के लिए पालतू होना जरूरी है। व्यवस्था को ऐसे ही पालतू मनुष्य की जरूरत है जिन्हें वे इशारों पर नचाए, ना कि उनके विरुद्ध भोगने वाले। धूमिल की संवेदना एवं उनकी सोच के व्यापक फलक को उनकी लंबी कविता पर कथा में देखी जा सकती है, जो देश की आजादी और आजादी के सपने के बिखराव की पड़ताल करती है। नेमिचंद्र जैन के अनुसार यह कविता आज के हिंदुस्तान में एक नौजवान की अपने देश को तथा उसमें अपने आप को पहचानने की यात्रा का था। प्रजातंत्र में जनता की हालात तथा उसकी हिस्सेदारी का जो चित्र पटकथा में उतरा गया है, वह स्थिति कमोबेश आज भी है। देश की आजादी से आम आवाम ने कुछ सपने देखे थे, किंतु उनके सपने अधूरे रहे। अब हालात यह है कि अपनी ही चुनी हुई सरकार धर्म, जाति, भाषा, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता हित के लिए तो कभी लुभावने जुमलों के नाम से लोगों तथा उनके सपनों का दोहन कर। उनके शब्दों में दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा, हर तरफ कुहासा है, जो डाकू दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है। हमारी व्यवस्था ऐसी है जहाँ आदमी को आदमी के रूप में नहीं देखा जाता, वर्ण, पेशे, जाति, धर्म आदि के रूप में पहचाना जाता है। ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई जानी जरूरी है। मोचीराम कविता में धूमिल मोचीराम के माध्यम से अपने अनुभवजन्य विरोध को संजीदगी से पेश करते हैं। गौरतलब है कि व्यवस्था हमेशा विरोध के स्वर को दबा कर यथास्थिति बनाए रखना चाहती है।
समकालीन दौर में यह स्थिति और अधिक विकराल हुई है। अतः व्यवस्था से अभिशप्त लोगों का इनकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गणने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक एक किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। कवि के विचार से दोषपूर्ण प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए समझदारी से भरी हुई चुप्पी और चुप्पी भी चीख से कम प्रभावशाली नहीं। ये प्रजातांत्रिक देश का यथार्थ है, जहाँ धूमिल तथा धूमिल की तरह ईमानदार और मेहनतकश आदमी ताकतपूर्ण जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। यह आज व्यक्ति की हैसियत जूते से पहचानी जा सकती है। मेहनतकश और सोशल वर्ग की पहचान जूते करा देते हैं, जिसे व्यंग्यात्मक रूप से कभी इसका उल्लेख मोतीराम के मुख से करवाते हैं, जो कि विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए शोषित की पीड़ा को शोषित के माध्यम से करवाने का एक निराला ढंग है। मोतीराम का कर्म जनवादी कवि धूमिल से साम्य रखता है, जहाँ रॉपी की जगह कविता है और जूते की जगह समाज। कविता रूपी रॉपी से कवि समाज रूपी जूते की मरम्मत करते हैं। शोषक और शोषित वर्गों की मरम्मत करना ही उनकी कविता का ध्येय है। धूमिल ये मानते हैं कि कविता को उचित कार्रवाई के लिए सक्षम होना चाहिए, जिससे मनुष्यता को बचाया जा सके। व्यवस्था की विसंगतियां तथा विडंबना को दूर करने के लिए कविता को सक्षम होना अति आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि कवि की सोच में लोग हिस्सेदार बने, उन्हें अकेला छोड़कर दूर ना रहे। इससे पहले कि वो तुम्हें सिलसिले से काट कर अलग कर दे, कविता पर बात शुरू करो। जरूरी है कि जनता और कवि दोनों को जुड़कर एक सिलसिला बनाया है, परंतु वर्तमान समय में कविता अपने सार्थक उद्देश्य से भटक गई है। उसका लक्ष्य चेहरे को छुपाना है। एक तरह से यह कविता की हत्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, जब कवि भावनाओं की प्रसव से गुजरते हैं तो कविताएं प्रस्फुटित होती है। कविता की वर्तमान दशा के प्रति स्वयं कविता की चिंता व्यक्त हुई है। वह बहुत पहले की बात है, जब कहीं किसी निर्जन में आधी पशुता चित्ती थी और सारा नगर चौंक पड़ता था, मगर अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संचित निकाला। कविता की भूमिका क्या होनी चाहिए? भूमिका स्पष्ट करना है। क्या यह व्यक्तित्व बनाने की, चरित्र चमकाने की, खाने कमाने की चीज है? ना भाई ना। कविता भाषा में आगे भूमिका देने से जनता को जगाने के लिए कविता का प्रयोग सत्य के तहत करते हैं, पर भाषा में आदि होने की तरीज के साथ। धूमिल स्पष्ट यह घोषणा भी किए हैं कि कविता का मतलब यह भी है कि आप अब तक कितना आदमी हो सके। दूसरे शब्द में कहूँ तो यह कविता की अगली शर्त है आदमी होना। अतः हम निष्कर्ष धूमिल की कविता इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उनकी कविता कवि से ज्यादा एक सतत चिंतित व्यक्ति की कविता है। धूमिल ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो शोषण मुक्त हो, एक ऐसा समाज जहाँ हर व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, एक बेहतर और स्वस्थ समाज की कल्पना करने वाले कवि धूमिल जहाँ एक ओर शोषणकारी सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसी जनता के खिलाफ आवाज लगाते हैं जो अपने ऊपर शोषण होते हुए देखकर तटस्थ हैं। धन्यवाद।